ऑन कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अम्माद ज़िया और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अभी मैं अम्मार यासिर भाई के पास मौजूद हूँ जो कि मुल्क के मशहूर वकील हैं, माशाल्लाह हाई कोर्ट के वकील हैं। उसके अलावा बेशुमार इदारों की तरफ से ये वकालत कर चुके हैं, बड़ी रेनाउंड इदारे शामिल हैं और माशाल्लाह हमदर्द यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भाई, क्या खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला। अम्मा भाई, आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके साथ। विशेष तो रखेंगे कि आजकल मीडिया एक पर्सनालिटी बड़ी छाई नहीं है, डॉक्टर नदीया। वो मर्दों के हक़ की बात करती हुई नज़र आती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है। और वो मर्दों की बात करती हैं कि औरतें जो हैं आजकल ज़्यादा जुल्म करती है बनिस्बत मर्दों। तो मैं आपसे लीगल व्यू लेने के लिए आया हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, मैं नाम अब नहीं करूँगा। वो सुबह ऑफिस आ जाते हैं 9 बजे और रात को जाते हैं 11 बजे, ठीक है। उनका घर जाने को दिल नहीं करता, दिल टू डबल वर्क कहते हैं हमें घर नहीं जाना। तो जो मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा ख़वातीन ने जो दिया हुआ है, तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इसका अगर कोई बंदा मेंटली तौर पे आप इतना डिस्टर्ब कर दो कि वो कुछ सोचने के काबिल ना रहे, तो उसके बारे में आपका क्या है? चलिए, पहली तो बात ये है कि ये माशरा, जैसे आपने कहा कि मर्द और औरत के बिना जो है ये माशरा चल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जो है एक मर्द और औरत का एक रिश्ता बनाया और शादी जो है एक मुक़द्दस बंधन बना दिया। और सबसे जो खूबसूरत बात ये है, दूसरे मज़हब के मुकाबले में इस्लाम के अंदर जो है शादी यानी निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट का आप भी जानते हैं कि इसमें दो फरीक जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शामिल होते हैं और दोनों की रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ में से चंद एक लोग जो हैं बतौर गवाह के जो है ना उसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दो अफराद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर कुछ गवाह होते हैं। अब जो है वो एक्चुअली जो है ना वक्त के साथ साथ जो है इस बंधन में भी जो है वो एक तब्दीली रोनुमा हुई। औरत जो है वो मतलब माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हुई, या उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ा या उसको घसीटा गया। मतलब अगर क़याम पाकिस्तान के बाद के वक्त हम देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि मतलब औरत ने जो है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे शुरू किया और वो कितने बड़े बड़े ओहदों पे गई कि वो एक फैक्ट्री में वर्कर से लेकर हवाई जहाज़ तक उड़ा सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब औरत इंडिपेंडेंट होगी, जब वो तालीम याफ्ता होगी, तो उसके अंदर जो है एक शऊर का इजाफा भी होगा। जब शऊर का इजाफा होगा तो फिर उसको अपने हकूक़ का अदराक भी होगा। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे मर्दों को अपने हकूक़ का अदराक है। मर्द जो हैं वो अपने हवाले से पाकिस्तान बनने के बाद माशी तौर पर इंडिपेंडेंट थे और इसलिए जो है वो औरतों पर जो है वो खुसूसन शहरों कस्बों में एक हाकिमियत जताते थे। और मगर औरत ने जब वही शऊर गेन किया और जब वो माशी तौर पर आज़ाद इंडिपेंडेंट हुई तो उसने भी अपने जो है वो हकूक़ की बात की। और हम दोनों पार्टियां जो हैं वो अक्सर औकात अपने जो हकूक़ हैं उनको मिसयूज़ करती हैं। तो अगर मर्द ने अपने हकूक़ को और अपनी ताकत को मिसयूज़ किया तो अब ख़वातीन भी जो हैं वो उसको मिसयूज़ कर रही हैं, यकीनन कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई इस हवाले से देखिए, आपसे आने का मकसद ये है कि हम लीगल एस्पेक्ट में बात करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि फैमिलीज़ के अंदर डिस्प्यूट होता है, सही है। अब उमूमन यहाँ पे पहले कहा जाता था कि बेटी तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी अब जो है ना लाश निकल के आएगी, जो बड़े बूढ़े हमें बताते थे। मतलब अब जो बड़े बूढ़े होते हैं कहते हैं लड़ाई हो तो हम तो ऐसी उसके हाथ तोड़ देंगे, पाँव तोड़ देंगे। अगर ऐसे केसेस होते हैं, फ़र्ज़ करें अगर इन लॉज थ्रेटन करें सामने वाली पार्टी को, फरीक को, बेटे के बहकावे में आने के ऊपर, तो इसके ऊपर लॉ क्या कहता है? अगर सामने वाले आप धमकी दें और थ्रेट करें कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ये नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल है लीगल एक्शन। सबसे जो सिंपल, क्योंकि जैसे आपने बात की तो आपकी बात से यही बात ज़ाहिर हो रही है कि ये
एक मैट्रिमोनियल मसला है, यानी कि शादी हुई और शादी के बाद जो है मियाँ बीवी में इख्तलाफात हुए, और अब चूँकि आज की औरत जॉब भी करती है और वो इंडिपेंडेंट भी है, तो वो भी आदमी को तो तरक्की बात करके जो है वो उसी तरह से जॉब देगी। तो उसका एक वाज़ह तौर पे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया अपनी बात के शुरू में कि चूँकि यह कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अख्तलाफ होता है, वो जो है अदालत से रजू करे और अपने आप को, यानी कि जो फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है उसके तहत जो है वो राजी अख्तियार कर ले। औरत खुला ले सकती है, मर्द जो है वो मतलब उसको तलाक दे सकता है, और उसके सेक्शन 7 के तहत जो है वो यूनियन काउंसिल को नोटिस दे सकता है कि जी मैंने जो है ना तलाक दे दी। एक तो सिंपल तरीकाकार यही है, ठीक है। उसमें जो है अगर मर्द ने औरत को जो है वो धक्का दे के निकाला है, 2 कपड़ों में निकाला है, तो फिर औरत लानो नुस्खे की हकदार हो जाएगी। अगर औरत खुद जाएगी तो, अगर औरत खुद जाएगी और मतलब शवाहिद से ये साबित हो जाए कि ये अपनी मर्जी से खुद गई है, तो फिर जो है ना वो उसको जो है ना ये उसकी जो मेंटेनेंस है वो उसको फिर नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ये कौन सा सेक्शन है आपका बोल रहे? ये सेक्शन जो है ना फैमिली ऑर्डिनेंस में ही आप 1961 की 1961 के जो है ना वो है मौजूद है उसके अंदर, यानी कि आप जो है ना वो अपने मेंटेनेंस का जो है वो दावा करते हैं, और अदालत जो है वो आपके वकील को सुनने के बाद आपको एक जो है ना वो इंटरम, यानी कि क्या कहते हैं कि आपकी मेंटेनेंस मुकर्रर करती है, क्योंकि वो दावा ही मेंटेनेंस का है। तो जो है ना वो इसलिए वो फौरी तौर पर जो है ना वो आपने जो डिमांड की और किया होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है उसकी आमदनी जो है फ़र्ज़ किया कि 4 लाख है, वो कहती कि जी मेरे जो नानो नुस्खा है वो 1 लाख है। अब अदालत एकदम तो 1 लाख नहीं मानेगी, ठीक है ना, वो देखेगी कि क्या पता जो है उस बंदे की उतनी आमदनी है भी या नहीं आमदनी है, तो वो जो है ना उसके आर्जी एक यानी कि एंटरम एक अमाउंट मुकर्रर करेगी। अब वो एंटरम अमाउंट जो है 25,000 भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक तो ये हाल है इसका वाहिद, और आदमी का जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो उसको डाइवोर्स देगा और उसको रजिस्टर कराने के लिए सेक्शन 7 के तहत जो है ना वो उधर जाएगा। ये तो सिंपल सोल्यूशन है। अब आपने चूँकि जो चीज़ आप डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बिल्कुल। वो बस अमन भाई देखिए, नॉर्मल चीज़ें हर बंदा डिस्कस करता है, वी आर हियर फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ताकि लोगों को अवेयरनेस। देखिए मैं आया हूँ मर्दों के राइट की बात करने के लिए। मैं अपनी ख़वातीन जो हैं उनसे बड़ा माज़रत के साथ चाहूँगा। देखिए डॉक्टर नबिया ने मर्दों के बारे इतनी अच्छी बात करना शुरू की कि अगर मुझे नहीं पता वो मैरिड है या नहीं है, या मेरी बेगम इजाज़त देती है या नहीं देती, मगर वो मर्दों के लिए इतनी अच्छी बात कर रही हैं कि दिल से मर्दों दुआएं निकल रही हैं उस खातून की। सही है। और आई डेफिनेटली लव टू मीट हर, कि अगर कभी मौका मिला तो जो मर्दों के बारे में उनकी व्यूज़ हैं और जिस तरह वो औरतों को समझाते हैं, तो हम भी इसी कंट्रोडिक्ट में मर्दों के एस्पेक्ट से कि मर्दों की क्या लीगल राइट्स हैं औरतों के अगेंस्ट। देखिए हम सब बात करते रहते हैं कि औरत के ये लीगल राइट्स हैं, हम तमाम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, मगर अभी जो माशरा हमारा बता रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का मर्द शिकार हो रहे हैं, औरतों की तो सब बात करते हैं, सब मर्दों की कोई बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं देखिए, अब एक्चुअली अगर हम फर्ज किए कि हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर पहले हम अपने मज़हब से मतलब बात शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी आखिरी जो खुतबा जो दिया था मुसलमानों को, बल्कि शायद पूरी इंसानियत को, उसमें जो है जहाँ पर हमसाए के हकूक़ और बच्चों के हकूक़ का हवाला दिया था, वहाँ पर ख़वातीन अपनी ख़वातीन के हकूक़ का भी हवाला उन्होंने दिया था कि ख़वातीन के साथ बराबरी का सलूक करना, ठीक है। इसको हम रवायती अंदाज में बात कर लेते हैं कि जी इन्होंने जो है वो बच्चियों को दफनाए जाने की रवायत को ख़त्म किया। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपका जो हमारा जो मज़हब है और वो बज़ाते खुद जो है वो एक बराबरी की जो है वो बुनियाद देता है, ठीक है। पहली बात ये हो। सेकेंडली बात ये हो, हम अगर आगे की तरफ जाएं तो हम ये देखें कि जी उन्होंने जो है वो एक ऐसी खातून से शादी की, हज़रत खदीजा से, जिनकी मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मसाइल थे, कारोबारी मसाइल भी थे और भी उनके बड़े मसाइल थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की, और आप ये देखें ना कि एक शख्स जो है वो अपनी बीवी से जो है वो उम्र में छोटा है और वो उससे शादी कर रहा है, तो एक खातून का ज़िंदगी का तजुर्बा, मतलब उनकी पैगंबर होना अपना एक अलग मामला है, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा अगर हम दुनिया के लिहाज से देखें यकीनन एक बहुत बड़ा था। तो उन्होंने जो है वो मतलब उनके साथ जो है वो निभा किया और जो है वो बड़ी कामयाबी से निभा किया। फिर उसके बाद अगर हम आ जाए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, उसके अंदर जो है वो मतलब
वो वाज़ह तौर पे जो है ना वो ये कहता है कि इंसान का जो हक है वो उसके बाय बीइंग ह्यूमन बीइंग जो है ना वो डेवलप होता है, यानी उसका इंसान होना ही उसके हक को जो है ना वो पैदा करता है। और मैं तो उसमें ये इजाफा करता हूँ, और मैं अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर के दौरान जो है बल्कि ये मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो है वो इंसान का हक जो है उसकी पहली सांस से शुरू नहीं होता, बल्कि जिस वक्त वो माँ के वजूद के अंदर अपनी पहली धड़कन अखज़ करता है तो उसका हक वहीं से शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जो है औरत और मर्द के हकूक़ बराबर हैं, ताहम उनके अपने जेंडर की बुनियाद के ऊपर उनके हकूक़ में कहीं ना कहीं थोड़ा फ़र्क आ सकता है। जैसे कि एक औरत जो है जब उम्मीद से होती है तो उसके अलहदा हकूक़ डेवलप होते हैं, और मर्द के जो है वो हकूक़ नहीं हो सकते, उसकी खुराक और उसके आराम और उसकी जो ज़च्ची की छुट्टियाँ जो कि जो है वो औरत के होते हैं। यूरोप में जो है वो कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिसके अंदर मर्द को भी ज़िंदगी की छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि उसको जो है वो यानी कि क्या कहते हैं अपनी औरत की ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ती है, उसका ख्याल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की, तो देखें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों के वाले से बात कर रहे हैं, औरतों के वाले से नहीं। हाँ सही है मैम, प्लीज़, क्योंकि आज जितने मर्द मेरे कुछ दोस्त हैं उनने ख़ास तौर पर मुझे कहा है अमार भाई को अगर पकड़ना ना तो उनसे जो मजलूम मर्द हैं, सही है, इट्स नॉट, मैं ख़वातीन से बड़ा माजरत करके कहूँगा क्योंकि सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती, मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो ख़वातीन नहीं कहलानी चाहिए, ठीक है। तो बेगम तुम अपनी पढ़ा ले लेना, मुझे घर पे भी जाना है, सही है क्या, ठीक है। और अमार भाई भी कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह न करे कि अगर कोई बेगम अपने मियाँ के घर से स्ट्रे करके कुछ सामान वगैरह लेके अपने अब्बा के घर से भी चलती है तो उसके ऊपर क्या केस बन सकता है? बात यह है कि पहली बात तो ये है कि जो तो उसके जहेज़ का सामान है अखलाकी तौर पे तो उसको लेके नहीं जाना चाहिए, और उसको जो है ना वो मतलब अदालत के थ्रू उसको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब वो अपने जहेज का सामान नहीं लेके गई, वो शौहर के पैसे इस हाँ, तरह की चीज़ें वो सब अगर लेके कोई गई। ऐसी चीज़ लेके गई है तो उसके अंदर वही दफात हैं जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि जो हमारे पीटीसी में जो दफात हैं कि अगर जो है आप क्या कहते हैं कि धमकी देते हैं और क्या कहते हैं कि धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, और अगर आप जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि टॉर्चर करते हैं, जी, जी। तो पाकिस्तान पैनल कोड जो है वो वाज़ह तौर पे उसकी दफात हैं, ठीक है ना। इसमें आपने चीटिंग भी कही, धोखा भी कहा, तो चीटिंग और धोखा मुझे समझाएं कि दोनों एक ही चीज़ में आएंगे या चीटिंग देखिए और धोखा जो है वो मतलब अगर एक वैसे एक लाख से देखा जाए तो एक ही चीज़ है, मगर धोखा जो है वो तो ये भी हो सकता है ना कि मैं किसी से कोई वादा करता हूँ और उसको मैं पूरा नहीं करता, या मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी आमदनी इतनी है और मैं शादी कर लेता हूँ और फिर मेरी आमदनी इतनी नहीं होती। इसको अब इस बात को हम चीटिंग में नहीं लेके हम जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें अभी इनकम मेरी, मैं बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि आप हैं, मैं हैं, हमारी इनकम है 2-2 लाख है, सही है। अल्लाह ना करे जैसे कोविड आ गई, वो 2,25,000 भी ना आ गए, सही है। आप तो सही थे, मगर अल्लाह की जो मर्ज़ी, तो उस सूरत में औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या औरत को सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहिए? लेकिन औरत को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये उसका जो है वो क्या कहते हैं एक मैट्रिमोनियल फ़र्ज़ है कि उसने बराबरी की बुनियाद पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर शादी की, तो उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ का इजाफा करूँगा कि जो शायद हो सकता है हमारी ख़वातीन को गिरा गुजरे, और बल्कि ये दोनों मर्द और औरत दोनों के लिए कि निकाह जो है ना, निकाह नामे पे कहीं पे वफ़ा का खाना नहीं है। ये कहीं वफ़ा का खाना नहीं है कि जनाब आपने जो है ना वो अपनी बीवी से वफ़ा करनी है और बीवी ने अपने खामद से वफ़ा करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही कहीं पे ये नहीं लिखा कि जो औरत जो है वो अपने जो है वो ससुराल की खिदमत करेगी, अपने ससुर की या अपने सास की। और खामद के लिए भी ये है कि कहीं नहीं लिखा कि वो जो है वो क्या कहते हैं अपनी सास और ससुर की खिदमत करेगा। ये इखलाकी फ़राइज़ हैं, तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ये कहते थे कि आप अपने हमसायों का ख्याल करो, अपने जो है वो बड़ों का ख्याल करो, मतलब इखलाकी फ़र्ज़ के तौर पे कहते थे। अब जो है अगर फ़र्ज़ किया कि एक शख्स की आमदनी उतनी नहीं है, उसकी आमदनी कम है, तो औरत को निभा करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मतलब बिल्कुल ब्लंडर गलत बयानी की है कि उसकी आमदनी फ़र्ज़ किया कि वो कह रहे हैं मेरी आमदनी लाख रुपए है या 50,000 है या 2 लाख रुपए है, और जबकि उसकी फैक्चुअली आमदनी जो है वो 10-20 हज़ार से ना हो, ये जो है ना ये ब्लंडर धोखा है। लेकिन अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, हैरेसमेंट की सज़ा बीपीसी टाइमिंग के तहत मैक्सिमम कितनी हो सकती है?
मैक्सिमम हरासमेंट की सजा जो है वो 4-5 साल तो डेफिनेटली 4-5 साल हाँ कि अगर आपके पास प्रूफ हैं कि आपके इन लॉज या उनकी इन लॉज ने या यदि शौहर की तरफ से हैरेसमेंट गई या बेगम की तरफ से ये आप हरासमेंट कह रहे हैं कि धमकाने की धमकाने की बात है, धमकाने की 4 साल तक सजा है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और अगर फिजिकली अब्यूज किया जाए तो फिर क्या सजा है? देखिए फिजिकली आप अब्यूज करेंगे तो वो तो है ना, ये 506 का जो सेक्शन है वो उस पर लगता है कि उसने उसको धमकाया है, हाँ ठीक है, उसको मारा है, जी जी ठीक है ना, तो ये सेक्शन लगेगा। सेक्शन तो अपने मौजूद है। देखिए ये जो पाकिस्तान फैमिली ऑर्डिनेंस है ये एक स्पेसिफिक लॉ है। सही ये जो स्पेसिफिक लॉ है ये सिर्फ तलाक, खुला और बच्चों के खराजात, बीवी के नानो नुस्खा इससे मुतल्लिक है। बाकी अगर जो है वो खामद जो है, अगर खामद जो है अपनी बीवी को धमकाता है, डराता है, पीटता है तो पाकिस्तान पैनल कोड के रिस्पेक्टिव सेक्शंस लगेंगे। इसी तरह से अगर बीवी जो है वो अपने खामद को अपने ससुराल के हवाले से धमकाती है कि जनाब मेरा वालिद ये है, मेरा भाई ये है, या मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी, या अपने आशना का ड्रावा देती है। हम देखते हैं कि जहाँ पर मर्द जो है वो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को चीट, यहाँ पर चीट का लफ्ज़ आ जाता है कि वो मतलब उसको धोखा देता है कि नहीं मैंने कोई शादी नहीं की, लेकिन वो कर लेता अगर जाके मज़हब की तरफ से उसको इजाज़त है। तो इसी तरह से अगर औरत जो है वो अपने आशना के साथ उसको जो है वो धोखा देती है, उसको चीट करती है और उसको जिस्मानी नुकसान पहुंचाती है या माली नुकसान पहुंचाती है तो पीपीसी के सेक्शन लगेंगे, वो फिर फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत वो मामला नहीं आएगा। तो यानी वो 5-5, 6-6 साल की सज़ाएं हैं इसके अंदर। बिल्कुल सजाएं हैं। देखें ना, अगर एक शख्स जो है वो किसी को फ़र्ज़ किया कि अगर एक शख्स जो है वो क्या कहते हैं कि किसी को फिजिकली अब्यूज़ करता है, उसको जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है तो यकीनन सज़ा तो मौजूद है ना, ठीक है ना। इसका मतलब चीटिंग की भी सज़ा मौजूद है। देखिए चीटिंग की तो सज़ा 420 जो है ना वो मौजूद है, सेक्शन मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले भाई मर्द और औरत दोनों खबरदार हो जाओ, सही है। दफ़ा 400 में इसमें मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? सज़ा वो तो पीपीसी के अंदर देखी जा सकती है कि कितनी है, ठीक है ना। हाँ, मुख्तलिफ सेक्शंस की मुख्तलिफ सज़ा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो मामला मैट्रिमोनियल होंगे, जो मामला जो है फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत आएंगे, जिसमें मैंने नानो नुस्खा कह दिया, बच्चों का खर्चा कह दिया, और जो है वो क्या कहते हैं कि बीवी ने अगर खुला लेना वो हो गया, या खामद ने अगर तलाक देनी है वो हो गया, तो ये फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको इंटरप्ट करेगा, मैंने कुछ स्कॉलर्स का पढ़ा था, उनका तो खुला जो है ना मज़हब में जायज़ ही नहीं है। ये देख मैं अदालत का बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जिनका ये ऑन बोर्ड मौजूद है कि ये मर्द का हक़ है तलाक देना। खुला जो आप लेते हो बेसिकली इट्स टोटली रॉन्ग प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, सही है, वो खुला को नहीं मानते। ये आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कि जो औरतें खुला की तरफ जाती हैं या जो, तो आया ये इस्लाम की रूह से जायज़? मैं आपका खाली व्यू लेना चाह रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पब्लिक शुड अवेयर अबाउट दैट। लेकिन इसके बारे में मैं जो ना यही कहूँगा कि मैंने एक दफ़ा खबर पढ़ी थी, अगर कि वो मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी, नेट पे अवेलेबल यकीनन होगी। वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर जो है ना वो 2-3 चीज़ें कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जी एक ही नशिस्त के अंदर अगर आप तलाक 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 कह रहे थे, तलाक नहीं होती, और दूसरा ये कि खुला जो है वो तलाक नहीं है। मतलब तलाक से मुराद ये कि वो ये चीज़ तय नहीं कर रही थी कि जनाब अब चूँकि इन्होंने खुला ले लिया तो ये खातून जो है अपनी शौहर पे हराम हो गई। खुला बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि उसने जो है एक बीवी जो है वो ये कहती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता और मैं इससे अलहदा होना चाहती हूँ, ठीक है। खुला के जजमेंट में, खुला के ऑर्डर में अदालत कभी भी ये नहीं कहती कि इस खुला को ग्रांट करने के साथ साथ इस खुला को ग्रांट करने से जो निकाह नामे का कॉन्ट्रैक्ट था वो तनसीख में आ गया। तो सर फिर औरतें दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? खुला के बाद नहीं कर सकती, इसका मतलब अब ये जो है ना ये यानी कि कानून ने तो वाज़ह तौर पे कह दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये जो है तनसीख निकाह नहीं है। ये तनसीख निकाह नहीं है, क्योंकि देखिए खुला के कोई भी जजमेंट जो है उसमें कहीं नहीं लिखा जाता कि इसके बाद जो है ना, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जब हम ये सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिविल केस है ये, ठीक है। तो जब हम सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, मेरे अभी अपने केस के अंदर जो है ना वो मतलब कोर्ट ने करार दिया, जब मैंने ये दावा अपने क्लाइंट के बिहाव पे किया था, कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जनाब यानी ये प्रॉपर्टी जो है मेरे क्लाइंट की है और मेरा क्लाइंट का जो मुखालिफ है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लाएगा नाज़र के पास, नाज़र ऑफ द कोर्ट के पास,
वो उसको कैंसिल करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में जब कोर्ट ने जो है वो डिफेंडेंट का मौक़िफ़ यानी मेरे क्लाइंट के मुखालिफ का मौक़िफ़ जो था उसको बूदा करार दिया और उसके जो क्लेम था उसको खारिज किया उसने, तो उसने साथ उन डॉक्यूमेंट्स को भी खारिज किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुला का जो केस है उसके अंदर जब खुला अदालत ग्रांट करती है वो कहीं ये नहीं कहती कि नाज़र के पास जो है वो नकामनामा आएगा और नाज़र जो है उसको तमसीक करेगा उसकी और फिर उसके बाद उसका नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजेगा। कहीं ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो जूँ का तू मौजूद रहता है। अच्छा, हम लोग ने एक चीज़ और रही थी कि खुला के बाद आपको हलाले की ज़रूरत नहीं है अगर दोबारा निकाह में लेना चाहें। तो फिर मुझे तो खुला का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ ही नहीं आया कि खुला का फिर कॉन्सेप्ट क्या हुआ। जो औरतें खुला लेके जो शादी की तरफ चली जाती हैं, दूसरी शादी कर देती हैं, अगर तनसीख निकाह ही नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपने का जजमेंट मौजूद है, तो सिर्फ फिर मैं इस सिलसिले में जो है ना वो एक आप भी जानते हैं उन अफसाना निगार खातून को अपना नगमाना शेख साहब अफसाने का हवाला देता हूँ। उनका एक अफसाना था उनकी किताब में, वो बहुत खूबसूरत अफसाना था। वो ये था कि वो लिखती है कि ये किरदार कुछ यूँ थे, मुख्तसर मैं बताता हूँ कि मियाँ बीवी उनमें 100 दफ़ा लड़ाई होती है और खामद जो है ना वो 100 दफ़ा जो है उसको 1 तलाक या 2 तलाक इस तरह करके कह देता है। वो हमेशा जो है वो अपने मेके आती है और मेके में उसके वालिदैन हमेशा उसको समझाते हैं कि नहीं देखो ऐसा ना करो, बच्चों का फ्यूचर तबाह होगा, ये होगा, वो बेचारी वापस आ जाती है। और एक दफ़ा जो है ना वो उसको वाज़ेह तौर पे 3 दफ़ा तलाक करके उसको भिजवा देता है। ठीक है, अब जब ये होता है तो वो अपने माँ बाप को बताती है उस दफ़ा भी कि जनाब 3 दफ़ा तलाक उसने कह दी। अब माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि भाई बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं और खामद का भी पैगाम आ रहा है कि मैं बड़ा पछता रहा हूँ। तो वो एक मौलाना के पास जाते हैं और मौलाना से फतवा लेते हैं और मौलाना कहता है कि नहीं, एक ही नशिस्त में 3 दफ़ा तलाक देने से तलाक नहीं होती। अच्छा, अब हम इस बारे में अभी बहस नहीं कर रहे कि होती या नहीं होती, लेकिन ये कि मैं अफसाने का हवाला बता रहा हूँ। तो अच्छा, इस दौरान जो है जब ये सारा पीरियड था उस दौरान जो है 1-1.5 साल के अंदर वो औरत मुख्तलिफ दफातर में जॉब के लिए जाती है और हर दफ्तर से माजरत के साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, हमारे मौजू से हट के बात आ जाती है कि मर्दों से उसका जो है वो अच्छा वास्ता नहीं पड़ता। हर बंदा उसको गलत निगाह से देखता है और हर बंदा जो है एक ही मतलब चाह रहा होता है। तो फिर वो ये सोचती है कि आखिरकार वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर और कुछ इन सारे माशरे को देख के वो ये सोचती है कि इससे बेहतर है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जो कुछ जिल्लत वहाँ काटनी है वो जिल्लत जो है ना मैं अपने बच्चों की खुशी की खातिर शौहर के पास काट लूँगी। तो पहली बात यह है कि जो है ना वो हलाला की क्या हैसियत है और वो हमसे ज़्यादा मजहबी स्कॉलर, मैं मतलब मजहबी स्कॉलर नहीं, आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बता दिया, दैट्स इनफ। हाँ जी, ठीक है, इससे एक वर्डिक्ट पता चल गया कि ये जो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट की, ये तनसीख निकाह नहीं है। हाँ बिल्कुल तनसीख निकाह, बस ये क्योंकि उसकी वजह ये मैंने लॉजिक फिर मैं रिपीट करूँगा, वरना अदालत कहती है कि नाज़र के पास जो है वो निकाह नामा आएगा और उसको तनसीख किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, ऐसा कहा ही नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, मुझे आपने ये भी बताया कि अगर हैरेसमेंट होती है, ठीक है, मगर मुझे बताएं कि एक बंदा है जिसको मुसलसल मेंटल अब्यूज़ किया जाता है बीवी की तरफ से, सही, जैसे मैंने अपने दोस्त की एक कोलीग की दोस्त की एग्जाम्पल दी कि जो सुबह से रात तक बैठा रहता है कि डजंट वांट टू गो होम, ठीक है। अब कोई किसी को इतना मेंटल अब्यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो मेंटल अब्यूज़ का कोई लॉ है? नहीं, लॉ है। अच्छा, लॉ जो है ना वो यूँ है कि पाकिस्तान में जो है 26 ये जो जून है ये टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो है ना जो विक्टिम ऑफ टॉर्चर्स का डे है, ठीक है। और बाकायदा जो है ना ये UN अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है ना कन्वेंशन इसके ख़िलाफ़ जो है वो पास किया हुआ है, ठीक है। और उसका पाकिस्तान भी उसका एक पार्टी है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी है और उसके मुख्तलिफ कन्वेंशन उसके रेजोल्यूशन के साथ भी वो अटैच है। तो जो है ना पाकिस्तान में, अच्छा ये जो UN का जो कानून था ये 1987 में मार्ज़ वजूद में आया, ठीक है। अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो 2020 में इसका बिल पास किया और फिर 2022 के अंदर उसने पाकिस्तान ने बाकायदा इसके ऊपर एक्ट बनाया, टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। तो ये जो कानून है ये मतलब मर्द पे भी लागू होता है और औरत पे भी लागू होता है। देखिए मैं इसके ऊपर जो है ना वो, अच्छा ये जब अगर किसी मर्द को एक औरत टॉर्चर करती है, उसको अज़ियत देती है, ठीक है, तो वो जो है वो इस कानून के तहत अदालत से रुजू कर सकता है। अच्छा, अदालत से रुजू, तो इस पर कौन सी क्लॉज लग सकती है? क्लॉज इसकी जो प्रोविजंस हैं yes, उस पर कितनी सज़ा है मैक्सिमम? अब इस पर सज़ा नहीं है,
वो उसको रोक सकती है, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी के जो टॉर्चर है एक दूसरे को, जब तक कि वो फिजिकल नहीं वो फिजिकल उसमें चले गए कि तो फिर तो PPC लगेगा ना, चाकू से निकाल के वार कर दिए, इस तरीके की वो वायलेंस सारा PPC पे लगेगा। उसमें आप देखिए, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि उसके ऊपर जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ऑर्डिनेंस है फैमिली का वो स्पेसिफिक है, वो शादी ब्याह से मुतलिक और बच्चों से मुतलिक मामला पे आएगा, ठीक है, और बल्कि बच्चों से मुतलिक उनकी कस्टडी के लिए भी जो है गार्डियन एक्ट मौजूद है, ठीक है ना। तो बाकी जो मतलब जितने भी जो अब्यूजेस हैं, ख्वाह वो मर्द औरत से करे, औरत मर्द से करे, उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पैनल कोड है, लेकिन चूंकि यूएनओ के तहत इसके जो ये कन्वेंशन जो था, यानी अदालत में घसीटा जा सकता है इस बात को। हाँ, बल्कि घसीटने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, जाया जा सकता है। जाया जा सकता है। मैं इसमें आपको एक और भी चीज़ का इजाफा कर दूँ कि एक हरासमेंट एक्ट है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में 2020 या इसमें 22 वगैरह में पास हुआ। अच्छा, उसके अंदर जो है ना वो ख़वातीन से मुतल्लिक है। मैं हमेशा उसमें जो है वो मतलब अपने दोस्तों से ये कहता हूँ और लेक्चर के दौरान भी अपने तालिब इल्मों से कहता हूँ कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक वर्ड है ना विमेन, उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि उसके अंदर कानून के अंदर जो वो हरासमेंट का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट टू विमेन, इसमें करके वो एक्ट है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे जो मुखातिब किया गया है वो मर्द और औरत दोनों को मुखातिब किया गया है। और उसके अंदर ऐसे भी अच्छा, उस पर ऐसी भी जजमेंट्स आई हैं कि जहाँ पर खातून बॉस ने अपने मेल कोलीग को प्रेशराइज किया या उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की और उसने नहीं चाहा, तो जैसे मर्द औरतों को हरास करते हैं तो उसी तरह से औरतें भी मर्द को हरास करती हैं। अच्छा, फिर इसमें एक जो सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस सफ़ियर को थोड़ा हम अगर ओपन करें, देखें, अब जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में अगरचा के तरक्की की रफ्तार भले सुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में जो है कारोबार और कॉरपोरेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। उसमें आज एक ब्रेक है तो वो वक्ती ब्रेक है, कभी ना कभी ये दोबारा उसकी तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जब औरत कॉरपोरेट सेक्टर में आई तो उसको एक बड़ा मसला जो पेश आया, जैसे कि मैंने नगमाना शेख साहिबा के अफसाने का जिक्र किया, तो उसके अंदर एक बड़ा मसला जो पेश आया, वो क्या पेश आया कि वो औरत को उन मर्दों में अपने आप को ज़िंदा रखना था, क्योंकि उसको अपने घर पैसे लेके जाने अपनी जॉब के दौरान, तो उसको भांत के जो है मर्दों से वास्ता पड़ा। तो इस लिहाज से उसके अंदर एक जो है ना वो मतलब तेज़ी आई और ज़माना साजी आई और घाकपन आया। मैं बेशक वकील हूँ, मेरा अपना एक अफसाना घाक है जिसके अंदर मैंने यही लिखा है कि एक लड़की है, उसके मोहल्ले का एक शख्स है जो कि गली के ऊपर शाम में खड़ा हो जाता है और आती जाती ख्वातीन को उतारता है जो दफ्तर से आ रही है। तो एक दिन जो है ना वो मतलब अच्छा, एक औरत को, एक लड़की को बहुत उससे खार होती है कि यार ये जो है ना हमेशा इस तरह देखता रहता है बड़ी बरना आंखों से और ये बड़ा घाक है। एक दिन उसको एहसास होता है कि उसने अपने बॉस को जो कि बड़ा चालाक था उसको किस तरह से टाला और अपने कुलीग्स को किस तरह से टाला कि वो मतलब उससे नाला भी ना हो और उसकी हुर्मत में भी कोई आँच ना आए। तो उस दिन जब वो बस से उतर के अपने मोहल्ले में गुजर रही होती है तो उसको लगा कि ये तो है, ये तो घाक ही नहीं, घाक तो सिर्फ मैं हूँ। तो अब आप ये देखें कि ऐसे कितने सिलसिले होते हैं कि जहाँ पर लड़के या मर्द जो है औरतों को धोखा देते हैं और वहाँ पर कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो मर्दों को धोखा देती हैं। ठीक है, लाहौर के एक डॉक्टर साहब हैं जो कि अपना एक वेब यूट्यूब के ऊपर एक मतलब प्रोग्राम में वो रेगुलर आते हैं और एक इंटरव्यू लेने वाला जो है उसका इंटरव्यू लेता है। उसके अंदर वो खुद बताते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, बेसिकली ही इज़ अ सर्जन, मगर टीवी पे भी मशहूर एंकर पर्सन रह चुके हैं, नाम जेन से निकल रहा है मेरे, कमर करके नाम है उनका। तो ये बताते हैं कि उनके पास उनका एक पेशेंट आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, ही वॉज यंग मैन दैट पेशेंट, और उसने कहा कि जो है ना मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, शी गॉट प्रेगनेंट एंड शी, आप समझ जाए आगे जो है वो, तो वो डॉक्टर साहब बड़े मतलब ज़िंदगी को समझने वाले थे। उसने कहा कि अच्छा मुझे लेके चलो उसके पास। टाइम कर हुआ, अगले दिन वो गाड़ी में लेके गए, लड़की को बुलाया गया तो उन्होंने जो है ना उसको एक किट दी, लिटमस दी और कहा कि जाओ ये जो है ना इसको टेस्ट करके आओ, अभी पता चल जाएगा कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो उसने जो है लड़की ने उस डॉक्टर को 2 गालियाँ दी। उसने कहा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं 80,000 का से मोबाइल ले लूँ। दैट इज़ द फैक्ट। ये मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे मिल सकती है, मुझे डॉक्टर का नाम निकाल, यानी आजकल औरतें इस किस्म की हैं। भाई देखिए कुछ औरतें, मैं मासूम हाँ, तरफ कह रहा हूँ, कुछ औरतें, हाँ, मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ- क्योंकि औरतों में बहन माँ बेटियाँ भी हैं, हाँ, मगर आपके सामने जैसे
मगर आजकल का माशरा हमारा जो हम देख रहे हैं, आजकल औरतों ने मर्दों को ज़हनी अजियत का निशाना बनाया हुआ है। जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करनी है, चाहे शौहर की इनकम हो या ना हो, ठीक है। और इसमें जो है सपोर्ट बड़ा। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई औरत अपनी शौहर की ख्वाहिशात का, सही बात है आपका एक उनका वो होता है, अगर वो मुसलसल मना करते तो नान नफ्ती की हकदार होती है या नहीं होती? नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो है ना कॉन्जुगल राइट्स का जो दावा है वो आदमी कर सकता है। जब औरत आदमी को छोड़ के जाती है अपनी मर्ज़ी से, चाहे नफरत से, चाहे किसी भी सूरत में जब वो जाती है, तो मर्द जो है ना उसको फौरी तौर पर उसको कॉन्जुगल राइट्स का दावा दायर करना चाहिए, जिसमें ये है कि जी मेरे हकूक़ ज़ौजियत जो है ना ये अदा करें। ये मर्द को इसलिए भी कर देना चाहिए क्योंकि अगर वो कॉन्जुगल राइट्स का दावा नहीं करती तो कल को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर औरत जो है वो खुला का दावा करेगी और मर्द ये कहेगा कि मैं खुला, मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर हो, इसको मेरे पास आके बसना चाहिए, तो फिर सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर आपको इतनी चाहत थी तो आपने कॉन्जुगल राइट्स का दावा क्यों नहीं किया? यानी मर्दों को कॉन्जुगल राइट्स का दावा करना चाहिए। दावा करना चाहिए। कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली हैं क्या? कॉन्जुगल राइट्स जो है जो मतलब कुदरत ने मियाँ बीवी के दरमियान में जो जिस्मानी जो ताल्लुक मुकर्रर किया है, वो राइट्स जो है वो जहाँ पर जो है वो मर्द की तमन्ना या ख्वाहिश है वहाँ पर औरत की तमन्ना या ख्वाहिश भी है। तो ये दोनों एक दूसरे, अगर देखें यहाँ पर कॉन्जुगल राइट्स का दावा तो जो कि बहुत कम है, एक औरत भी कर सकती है कि मेरा खामद जो है वो अच्छा भला सेहतमंद है और वो मेरे हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर रहा, वो भी कर सकती है। तो मैंने जो मर्द के जो कॉन्जुगल राइट्स के दावे का जो तज़किरा किया वो मैंने इस सेंस के अंदर किया कि जब औरत खुला का दावा करती है, अगर आप कॉन्जुगल राइट्स का दावा नहीं करेंगे तो फिर आप अदालत को ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो उसको बसाना चाहता हूँ। तो अदालत आपको ये कहती है कि भाई फिर अगर आपको इतनी ख्वाहिश थी बसाने की, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उन्होंने जो है वो खुला का दावा किया, आपने उससे पहले क्यों नहीं कॉन्जुगल राइट्स का दावा किया? तो अदालत की डिस्क्रिशन है फैमिली कोर्ट की, और अच्छा जज जो है वो ये करता है कि वो बात तक उसी कॉन्जुगल राइट को जो उसमें जो जवाब दावा देता है, यानी कि खामद की तरफ से वकील, उसी जवाब दावे को वो कॉन्जुगल राइट्स का दावा जो है वो अच्छा कॉन्जुगल राइट्स का अगर दावा कर दी है, फर्ज करें, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मर्दों के लिए, क्योंकि औरतें मन ब्लैकमेल सी बातें करती हैं, क्योंकि बंदा जब थका हारा आता है तो मेंटल पीस जो होता है, क्योंकि औरत और मर्द का हुस्न क्या है, वो तो एक नहीं शहर है, ठीक है, और औरत ब्लैकमेल क्योंकि उसको पता है कि हमारे माशरे के मर्दों, क्योंकि पाकिस्तान के मर्दों के पास डेफिनेटली बिजली के बिल, गैस के बिल, ये तमाम चीज़ें, तो आपके पास बाहर कोई ऐसी चीज़ घूमने के लिए मौजूद नहीं है, कोई इस तरह का अट्रैक्टिव कि आप जाके जैसे आप हंटिंग पे चले गए, आप क्योंकि दीज आर कॉस्टली थिंग्स, आपका बंदा अफोर्ड नहीं करता, ये वक्त भी नहीं होता, बंदे ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर मर्द ये दावा करे कि ये जो खातून है इन्होंने 2 या 3 साल से मेरे साथ कोई मुझे राइट नहीं दिए और इनकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, पैसे वैसे पूरे लेते हैं लोग, सही है, तो उस सूरत में फिर क्या दावा किया जा सकता है? इनके ऊपर सू ऑफ या पेनल्टी भी की जा सकती है, क्या किया जा सकता है? मैं जो ना वो ये सूट फाइल किया जा सकता है इनके ऊपर, मतलब आप ये सूट कह रही हैं ना कि अगर वो उसके हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती, बिल्कुल, फिर हैरेसमेंट भी करती है उसकी फैमिली। लेकिन मैं आपको एक बात ये है कि जो है ना वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वो खातून आई, आपने भी ये वाक़या सुना होगा या पढ़ा होगा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने खावत से अलहदगी चाहती हूँ, ठीक है, तो हज़रत पाक ने उसकी बात सुनी और उसको कहा कि जी आप जो है वो कल आना। इस तरह से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो 2, 3 या 4 दफ़ा जो है ना वो टाला इस बात को, मगर जब वो औरत जो है वो बज़ित हो गई एक दिन दोबारा आके, तो फिर हज़ूर ने अपने तौर पर जो है ना मालूम करवाया कि इसका शौहर कौन और कैसा है। तो उससे ये मालूम हुआ कि वो शक्ल जो है शौहर शक्ल का अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक है ना, वो आप सारे जानते हैं इस बात को। तो फिर जो है ना वो उसमें यही उनका मौक़िफ़ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब ये तो सारे मन के खेल हैं, जब मन ही राज़ी नहीं है तो तन क्या राज़ी होगा, तो लिहाजा वो खुला दे दिया गया, ठीक है, और जो है खुला या तलाक दिलवा दी जो भी है खुला, अब उसको आज की ज़बान में हम खुला कह रहे हैं, वो भी आप वसल्लम ने बुलाया था उन साहब, हाँ ठीक है, जो मैंने अच्छा जो आपने पढ़ा, जो हाँ मुझे बुलाया था और उनसे पूछा बाकायदा, उनको कहा कि आप करें रसूलुल्लाह आपने, यानी आपने डायरेक्ट नहीं किया था ये उस मर्द के पास ही इख्तियार था, अच्छा। क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार जब शादी का रिश्ता रखा है तो इख्तियार खाविन के पास ही दिया गया। हमारे आका ने जब कहा था उनको तो वो आका का हुक्म डाल नहीं सके, उनका आपका हुक्म है तो मैं ये कर रहा हूँ,
صحیح ہے, مگر دی اس بندے نے ہی تھی اس کو ہاں طلاق. وہ تو جو بھی ہے کیونکہ وہ آقا نے بلا کے ان سے کہا تھا, بالکل صحیح. تو ڈائریکٹ جو ہے خدا طلاق تو ایسا نہیں, کوئی خدا تو ایسا بھی اس کا ہوگا. مطلب ہے خاوند کو مجبور نہیں کر سکتا آپ کو کسی طور پہ بھی, کہ اگر آپ پریشر میں کوئی لے کے آنا چاہے, یہ کرنا چاہے, تو دیٹس ناٹ پاسبل, کہ یہ جو ہے ہمارے اسلام میں اس چیز کوئی وہ نہیں. کوئی بات نہیں. صحیح ہے. اور یہ اگر رائٹ نہ دیں اور میکے چلے جائیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں, بچوں کو لے کے چلے, ایک فرض کریں ایگزامپل میرے پاس آئی کہ بچے ہیں, بچوں کو لے کے چلی گئیں اور فیملی آ رہی ہے کہ پیسے دو, بچوں کے پیسے دو, باقی بچے ہمارے پاس رہیں گے. صحیح ہے. تو پیسے نہیں دو گے تو بچے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا باپ بچوں سے نہیں مل سکتا یا کیا کر سکتا ہے؟ اور دھمکی دے, میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں جو اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں اور میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. ان کی پسند کی شادی تھی اور جو ہے نا وہ والدہ جو تھی لڑکے کی وہ نہیں اس شادی پہ راضی تھی. بہرحال شادی بڑی محبتوں سے اور بڑی لڑ جھگڑ کے اور بڑے صبر کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. اور ایک دفعہ میں ہائی کورٹ میں تھا تو میرے دوست کا فون آیا کہ مار صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس نے کہا کہ ان کا کوئی بیوی کا ناچاکی کا مسئلہ ہوگا, اور وہ جب آیا تو یہی مسئلہ تھا. اچھا وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے آئی ٹی کے شعبے کے اندر میرے سامنے جو ہے وہ میں نے اس کو پیدل آتے ہوئے اپنے پاس دیکھا, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پاس اچھا بینک بیلنس, اچھی گاڑیاں, اور باہر آنا جانا اس کا ہو گیا آئی ٹی کے حوالے سے. باہر ایک وقت ایسا ہے کہ ان میاں بیوی میں چپکلش ہو گئی. اور چپکلش کیوں ہوئی کہ وہ ان سے بہت لڑتی تھی, بہت جھگڑتی تھی, بہت زیادہ شک کرتی تھی. حالانکہ میرے اس دوست نے, میں گواؤں اس کا, اس کو ہر طرح کی فیسلٹی پہنچائی, کوئی پیسے کی بھی تنگی نہ ہوئی, باہر بھی لے کے گئے, امریکہ تک میں سیر کرائی, یہ سارا کچھ. تو جب ان میں ناچاکی ہوئی تو اب اگر آپ نہیں بسنا چاہ رہے, اس کی زندگی اذیت ناک کر دی اس نے, اتنی اذیت ناک. جو بچے تھے اس کے, ہاں بچے چھوٹے چھوٹے, مطلب 3 سال کے, جیسے 4 سال کے, اور ایک جو ہے وہ مطلب یوں سمجھ لیں بہت ہی چھوٹا ہے, یوں سمجھ لیں کہ شاید 1 سال کا. تو جب بہت ہی برے حالات ہو گئے تو باہر اللہ نے وہ ڈائیورس جو ہے نا, وہ ڈائیورس پہ بات آ گئی, اور ڈائیورس جو ہے نا وہ دونوں اس پہ ایگری ہوئے, ڈائیورس ہو گئے. اب جب یہ ڈائیورس ہوئی تو اس خاتون نے, میں نے وہ خود کیس کیے, اس خاتون نے جو ہے نا وہ ایک معاہدہ کیا, اور معاہدہ میرے کلائنٹ سے, میرے دوست سے, اور معاہدہ کرنے کے بعد اپنے 3 بچوں اس کو دے دی, جب تو اس کو پال. اس میں جو ہے وہ ظاہر ان کی یہ ایک سازش تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان میں جو ہے یہ مطلب پھنسا رہے گا اور دوسری شادی کرے گا نہیں. اچھا یہ میں کلیئر کر دوں تمام ناظرین کو کہ اس کا کوئی کسی خاتون کے ساتھ چکر نہیں تھا, یہ میں جانتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی چکر تھا. اس 3 بچے تھے. اس شریف آدمی نے جو ہے نا, اچھا شریف, بہت نفیس, اچھے خاندان کا, والد صاحب اس کے ڈاکٹر تھے, اس نے وہ 3 بچے رکھ لیے. اب 3 بچے جب رکھ لیے تو انہوں نے جو ہے نا وہ دعویٰ کر دیا بچوں کی کسٹڈی کا. اب بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ کیا تو ہمارا کیس کمزور تھا, کیونکہ ماں کے پاس جو ہے وہ 11 سال تک بچے رہ سکتے ہیں. 11 سال کے بعد جو ہے اگر بچے جو ہے وہ چاہیں باپ کے پاس رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک بچے ماں کے 11 سال میں عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ جب اس نے دعویٰ کیا تو ہمارے پاس ایک ہی کمزور ہتھیار تھا جس کی کوئی لیگل سینکٹیٹی نہیں تھی, کوئی لیگل ورتھ نہیں تھی, وہ تھا وہ معاہدہ جو اس نے کیا تھا. مگر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو خلاف قانون ہو, خواہ دونوں پارٹیز یا 2 سے زیادہ پارٹیز کی مرضی سے ہوا ہو, لیکن اگر وہ خلاف قانون ہے تو وہ کالعدم تصور کیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کیس چلا تو اس کے اندر جو معاہدہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. وہ بھی بلکہ جج صاحب نے پیش کیا, مخالف وکیل کے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جب وہ معاہدہ پیش کیا تو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور جو ہے نا یعنی فیملی آرڈیننس کے تحت اس قسم کا جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ قانون واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی جب بچے جو ہیں وہ 11 سال تک کے ہوں گے تو وہ ماں کے پاس رہیں گے, تو لہٰذا وہ بچے ماں کے پاس چلیں گے. اب تک وہ ریگولر جو ہے وہ امریکہ سے ان کو جو ہے وہ مینٹیننس بھیجتا ہے, اور وہ بڑا اچھا مینٹیننس انہوں نے طلب کیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ بھیجتا ہے ان کو ریگولر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر یہ سیلری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا سیلری, چونکہ اس کا آئی ٹی کا اپنا کاروبار ہے, اور پھر امریکہ میں رہتا ہے تو وہاں کی چھوٹی سی, یعنی اس کا مطلب سازش کے تھرو وہ پیسے, یعنی منی اورینٹڈ
تھے دیکھیے اس کے کہ وہ پیسے جو تھے انہوں نے کھینچنے کے نہیں لیے. اس میں بالکل یہ بات بھی. اور یہ جو میں نے جو مثال دی ہے یہ آپ کے آج کے اس پروگرام کی ایک بڑا اچھا اس کے لیے پریسیڈنٹ ہے, بلکہ اس پہ فٹ بیٹھتا ہے, کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی. اچھا ان دونوں کی یہ پسند کی شادی تھی اور بہت مصیبتوں سے اور بڑی سہولتوں سے ہوئی, مگر اس کے بعد چونکہ اس عورت کی اس لڑکی کی سائیکی جو تھی نا وہ کھلنا شروع ہو گئی. وہ کس طرح سے اس پہ شک کرتی تھی, کس طرح سے اس کو اذیت دیتی تھی, مطلب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جتنی اذیت دیتی جتنی اذیت, کیونکہ وہ اتنا شریف انسان ہے. کاش میں مطلب یہاں پہ لا کے ان کا انٹرویو دلوا نہیں سکتا. تھا کسی کی بات نہیں. آپ اور میں تو بڑے شرافتی ہو سکتے ہیں, بہت شریف انسان, بہت شریف, مطلب بہت ہی اچھا انسان. مطلب جو بندہ جو ہے وہ جو مینٹیننس تھی اس سے زیادہ دیتا رہا ہو, جو بندہ جو ہے طلاق کے بعد بھی جس گھر میں وہ خاتون رہتی ہے اس کا کرایہ تک دیتا ہو, تو اس سے زیادہ اس کی شرافت کیا ہوگی نا. لیکن آپ کے خیال میں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے یار, یہ تو پھر مرد پیسہ آنا. چلے میں جو نا یعنی کہ چونکہ آپ کا پروگرام ہے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. صحیح ہے. میرے ایک دوست ہے جس کی کہ میں نے اس وقت کورٹ میرج کرائی, میں نے واز ناٹ دی لائر. صحیح. ٹھیک ہے, بس اس زمانے میں جوانی تھی بہت زیادہ, تو یہ سوچتے تھے کہ اچھا بھی محبت کرنے والوں کو جو نا ملانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میرا دوست جو تھا حضرت وہ اس کو بڑا چاہتا تھا, تو جو ہے نا میرے وکیل صاحب واقف کار تھے اس زمانے میں نے ابھی لا نہیں کیا تھا, تو میں ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کورٹ میرج کرا دیں گے. وہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے کہ مولانا بھی آ جاتے ہیں, پھر وہ مجسٹریٹ کے سامنے حلفیہ بیان یہ وہ, تو جو ہے نا وہ شادی ہو گئی. اور وہ جو لڑکی تھی وہ مطلب مجھے بڑے بھائی کا درجہ دیتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی کبھی کبھی واٹس ایپ پہ ان سے بات ہو جاتی ہے. تو جو ہے نا وہ پھر میرا دوست جو تھا وہ بہت مطلب بکس کا کاروبار کرتا تھا. بکس بھی وہ جو یونیورسٹیوں کو سپلائی کی جاتی تھی, چھوٹی موٹی بکس نہیں تھیں, بڑی بڑی لائبریریوں کو. تو وہ جو ہے نا وہ کینیڈا چلا گیا. بھائی کینیڈا چلا گیا, میں خیر اس کے جانے کو اس وقت غلطی قرار دوں گا کیونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے. پر اس مختصر میں یہ کر دیتا ہوں, کسی کی ایسی چغلی ہو جائے گی کہ جو وہ جو خاتون تھی ان کی زندگی میں ایک اور شخص آ گیا جو ان سے عمر میں چھوٹا تھا. اوکے. ٹھیک ہے, اور جو کام کرتا تھا وہ بھی کوئی مطلب کوئی بڑا کام نہیں تھا, کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا, لیکن میں وہ کام یہاں پر بیان نہیں کر رہا. اور کسی طریقے سے میرے دوست کو علم ہوا کینیڈا کے اندر, وہ بھی یوں کہ اس نے پیسے بھجوائے, کوئی جو ہے نا میرے دوست سے عمر میں بڑا شخص کوئی پاکستان آ رہا تھا, وہ آیا, اس میں جو ہے نا وہ بھابھی یہ پیسے لیں, بس اس نے واللہ عالم کیا دیکھا کیا جانچا یا کیا ایڈریس سے پوچھ رہا ہوگا, تو اس کو کیا اس کے پاس کوئی بات ایسی آئی کہ اس نے جو ہے نا وہ کینیڈا واپس جا کے ایک لڑکے کو کہا کہ یار اردو مطلب اس کو کہنا کہ بھائی جو ہے نا وہ پاکستان چکر لگا دے. تو اس نے کہا, تو اس نے میرے دوست نے کہا کہ کیوں یار وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس نے کہا دیکھیے وہ ہم سے بڑا ہے عمر میں, تو اس کا تجربہ بولتا ہے, اگر وہ کہہ رہے تھے تو آپ کو جانا چاہیے. قصہ مختصر یہ کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا معلومات کی, بلکہ جاسوسی بھی کی اپنی بیوی کی, اور اس کو پروف ہو گیا, مطلب پکڑ لیا, بلکہ گارڈن کے اندر دونوں کو پکڑ لیا. تب بھی اس نے اس کو کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا, بچوں کی خاطر جو ہے نا اس کا پیچھا چھوڑو اور ہم اپنی زندگی کو کرتے ہیں. مگر وہ جو ہے نا وہ باز نہیں آئی, اور الٹیمیٹلی ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈائیورس ہو گئی. اب جب ڈائیورس ہو گئی, اس میں غلطی کس کی یہاں اس کے اوپر, اب جب وہ ڈائیورس ہو گئی تو وہ جو لڑکا تھا جس سے شادی کی وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا, اینڈ ہی ڈائیڈ آفٹر سم ٹائم. تو اب وہ جو ہے وہ مطلب جو خاتون ہے وہ اکیلی رہتی ہے اور اپنا سرکاری جاب کرتی ہے, اور اپنے گھر کا ایک پورشن جو ہے اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, لیکن کوئی زندگی تو نہیں نا. ٹھیک ہے, یعنی ایک شرافت بھری زندگی چھوڑ کے جب آپ کوئی اس طرح کا کام کرو گے تو اللہ کی بھی مار پڑے گی. ٹھیک ہے, اور دنیا کی تو ہے اور آخرت کی بھی مار ہے. کہ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ممانعت نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے. مثلا عورت کے لیے یہ ممانعت نہیں کی کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے, یا خامد جو ہے وہ ڈائیورس نہ دے. سر قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ کام عمل جو ہے اللہ کے نزد وہ طلاق ہے, لیکن پھر بھی اجازت اس کی موجود ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو کرنے کا ایک حسن یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر اس نے خاتون نے جو ہے وہ میرے دوست سے علیحدگی لینی تھی تو اس کو سیدھا سیدھا بٹھا کے کہتی فیملی کے بندوں کو, لیکن ایسے معاملات میں عمومی طور پہ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سچائی بیان کریں, اور پھر وہ یا تو یہ کہ دغا بازی کرتے ہیں یا
आशना से कभी खामद को मरवा दिया और कभी खामद ने अपनी बीवी को जहर दे दिया। तो बहरहाल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो है ना वो मतलब वक्त कुछ इतनी तिरछी और टेढ़ी चाल चल गया है कि जिसके अंदर जो है हम जो है ना ये नहीं कह सकते कि औरत जो है वो मर्द को धोखा नहीं देती शादी से पहले भी या शादी के बाद भी, और सिर्फ मर्द ही यानी बस ऐसे केसेस आते हैं हमारे भाई जिसके अंदर औरतें धोखा दे रही हो। डेफिनेटली। सही। देखिए आप भी केसेस को छोड़ें, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते नहीं कि कितने जो है ऐसे सानहात ऐसे वाक़यात होते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा, आज से 1.5 साल पहले कराची ही की एक औरत ने अपने खामद को मार के उसके बॉडी को बका लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और ये पाकिस्तान ही का वाक़या है। अभी चंद दिन पहले के जो है मोटर वे के ऊपर एक फैमिली जो है वो जा रही है, ठीक है, उनकी गाड़ी को 4 डाकुओं ने रोका और 2 डाकुओं ने जो है 2 डाकू पहरा दे रहे थे, 2 डाकुओं ने जो है एक 17-18 साल की बच्ची को रेप किया, उसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो अच्छाई या बुराई जो है और जो चीटिंग और जो सारी चीज़ें हैं, ये इससे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्दों में है, औरतों में भी है। ठीक है। और दूसरा, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, ये हमारी मर्दों ही की बनाई हुई औरत है जिसके चुंगल में आज हम मर्द खुद फंस गए हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या जो है वो फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक, इंस्टाग्राम तक, स्नैपचैट हो गई, हाँ, सारी औरतें नहीं छाई हुई ना। कोई मर्द आपको जो है ना दिल लुभाने वाली हरकत करता हुआ नजर आएगा? कोई ऐसे हरकत करेगा तो गालियां पड़ेंगी नहीं। और अगर औरत करेगी तो हर बंदा जो है वो कहेगा, बेशक, मगर उन औरतों को भी शर्म आनी चाहिए, सही कि वो ये क्या काम कर रही हैं। ये दीन और इखलाकियात के दायरे कार से बाहर है ये चीज़। देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे मेरे ख्याल से ये ना छोटे छोटे जो है ना 2-2 मिनट्स की, क्योंकि हमारी जो माशाल्लाह ये वीडियो हुई है मर्द हज़रात के लिए बड़ी सूटेबल होगी। आप छोटी छोटी 1-2 मिनट्स की जो ना हम छोटे शॉर्ट्स ले लेते हैं, ताकि जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम वो रील्स भी जो है फ्लोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जाते वक्त अम्मार भाई से जो बात हुई है, यकीन मानिए आज का मर्द जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा मजलूम है, और अम्मार भाई भी इससे इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। और औरत भी मजलूम है, मर्द भी मजलूम है सर, आज का मर्द ज़्यादा मजलूम है, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को देखता हूँ और उनको देख के मेरी आंखों में एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है। एक साहब ने सवाल किया कि जब भी मेरी बीवी जब होती है, मेरी लड़ाई होती है, तो बीवी जो है ना मुझे मारने के लिए साले बुलवाती है लाहौर से, तो ये 5 साले मेरे वो आके मुझे पीटते हैं, सही है, और फिर आने जाने का किराया भी मुझसे दिलवाती है। सही है, ठीक है, नहीं लतीफ़ा नहीं, ये सवाल आया, सही है। तो उस पर जवाब किसी मनचले ने क्या लिखा, आप तो मन मौजी हैं, वो मन चला था। उसने लिखा, भाई तू एक काम कर, तो आने जाने का किराया देके तू बहुत फंस जाता होगा। उसने कहा मैं क्या करूं, तो काम कर तू लाहौर शिफ्ट हो जा, आने जाने का किराया बच जाएगा। तो इसके साथ हम जो है अपने नोट के खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह।